नमस्कार। वीडियो की इस अंक में देखते हैं पूर्व में बनाई गई एक वीडियो जो कि आरक्षण का लाभ लिया तो अनारक्षित वर्ग में चयन नहीं होगा। यह पूर्व में एक वीडियो बनाई गई थी। इस पर जो है काफ़ी कमेंट प्यारे व्यूअर द्वारा दिए गए थे, तो उस पर आधारित जो इसमें उनके प्रश्न हैं, उनकी शंका और समाधान है, साथ में इसमें हम विस्तृत विवेचना इस शंका करेंगे और इसके संवैधानिक प्रावधान को भी इसमें स्पष्ट रूप से समझने का प्रयास करेंगे। तो पहले इसको देख लेते हैं। आरक्षण का लाभ लिया तो अनारक्षित वर्ग में चयन नहीं। यूपीपीएससी ने आरक्षित वर्ग की चयन प्रक्रिया में किया बदलाव। इसको पहले देख लेते हैं कि सबसे पहले देख लेते हैं कि अब तक व्यवस्था क्या थी और इसमें परिवर्तन क्या किया गया। इसके बाद हम इसके संवैधानिक प्रावधान को, कानूनी प्रावधान को समझने का प्रयास करेंगे। तो इसमें देखते हैं अब तक यह व्यवस्था थी। व्यवस्था क्या थी अब तक, यानी देखें ये 2024 है तो इससे पूर्व 2023 जो फाइनल रिजल्ट अभी आना उसका है, तो उससे पूर्व तक यानी जितनी परीक्षाएं हुई इसमें क्या व्यवस्था थी। इसकी पूर्व की व्यवस्था में अगर कोई अभ्यर्थी किसी भी स्तर पर आरक्षण का लाभ, किसी भी स्तर, ध्यान देना, किसी भी स्तर पर आरक्षण का लाभ लेता था और अंतिम चयन परिणाम में उसका कटऑफ अनारक्षित वर्ग के कटऑफ के बराबर या अधिक होता था तो उसे ओवरलैप करा करके अनारक्षित वर्ग में चयनित कर लिया जाता था। यह अभी तक की व्यवस्था थी, लेकिन इसको चेंज करके क्या किया गया इसको समझते हैं। अब अनारक्षित वर्ग में आरक्षित वर्ग की नहीं हो सकेगी ओवरलैपिंग। आरक्षण का लाभ नहीं लेने पर अनारक्षित वर्ग में ही चयन होगा। इसमें क्या करा है, वहीं अगर आरक्षित वर्ग का कोई अभ्यर्थी किसी भी स्तर पर आरक्षण का लाभ नहीं लेता है एवं प्री मेंस इंटरव्यू स्क्रीनिंग में शुरू से ही उसका कटऑफ अंक आरक्षित वर्ग के बराबर या अधिक होता है और अंतिम चयन परिणाम में भी यही स्थिति बनी रहती है तो उसे पूर्व की बात ही अनारक्षित वर्ग में चयनित माना जाएगा। कहने का से हुआ, इसके संक्षेप में दोनों ही बातों को समझ लेते हैं। यह कह रहा है कि अब तक व्यवस्था यह थी कि जैसे पीटी है, पीटी एग्जाम यानी प्रीलिमिनरी टेस्ट है, मेंस एग्जाम है, इंटरव्यू है, इसमें जो कैटेगरी है यानी EWS की है, OBC की है, SC की, ST की है, इन कैटेगरियों में यदि इसके बाद जनरल है, जनरल का जो जनरल मार्क्स है यानी इसके कट ऑफ मार्क्स सपोज कर लेते हैं कि यदि यह, हालांकि जो ट्रेंड है उसी के आधार पर देखें तो यह अभी तक 85 प्लस 90 के बीच में जा रहा है, तो हम मान लेते हैं कि सपोज कर लेते हैं जनरल का कट ऑफ मार्क्स 90 गया और BC जो है यानी OBC जो है इसका मार्क्स, कट ऑफ मार्क्स वैसे तो प्री में दोनों का सेम रहता है, लेकिन हम मानने की दशा में हम मान लेते हैं कि यह 89 या 88 जाता है, मान लेते हैं 88 जाता है। इस दशा में क्या होगा, चूंकि BC 88 और जनरल जो है यानी अनारक्षित वर्ग 90 है, ये BC यदि यहाँ पर 88 नंबर है यानी इससे नीचे जितने लोग हैं, कहने का आशय यदि 88 यदि आरक्षण नहीं होता तो यह इतने लोग जो हैं वह मेंस के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाते, यानी 88 होने की वजह से ही यह मेंस के लिए क्वालिफाई कर पाए हैं। तो यहाँ इन्होंने आरक्षण का लाभ ले लिया। इसके बाद मेंस का जब होगा इंटरव्यू के लिए, चूंकि यहाँ 15 गुना बुलाया जाएगा, इसको समझेंगे। अब इसके बाद मेंस में भी यह प्रक्रिया होगी। मेंस में इसके बाद रिटन एग्जाम होगा, रिटन एग्जाम के बाद उसका यानी इंटरव्यू के लिए 3 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। अब वहाँ पर भी यदि कोई व्यक्ति यानी कट ऑफ मार्क जो है यदि वहाँ पर जनरल का ज़्यादा जाता है और BC का कम है तो यहाँ पर भी लाभ ले लेता है, तो वह फाइनल में यह व्यक्ति का जो मार्क्स है यदि जनरल से ज़्यादा हो जाता है, जैसे कि यदि ओवरऑल देखें तो वह जो ट्रेंड बना हुआ है, तो पेपर देखें 6 पेपर हैं, 6 पेपर प्रत्येक 200 के हैं, यानी इसमें देखें तो GS के कुल 6 पेपर हैं, यानी नई व्यवस्था पिछले साल जो लागू की गई थी तो उसके अंतर्गत GS फर्स्ट 200 मार्क्स का, GS सेकंड 200, इसी तरह 6 जो पेपर होंगे वो 200 मार्क के होंगे, अर्थात 1200 मार्क के हो गए। हिंदी और निबंध को देखें तो 150 मार्क्स होंगे, अर्थात ये 300 का हो गया, कुल मिला के 1500 का हो गया। और 100 नंबर का इंटरव्यू है, कुल मिलाकर 1600 मार्क्स का आपका जो है यह मेंस में है। मेंस में जो है वह कट ऑफ ज़्यादा देखें तो 1000 के इर्द गिर्द घूमता है। इसको भी सपोज कर लेते हैं कि जो जनरल का जाता है 1000 जाता है और OBC का मान लेते हैं 990 जाता है। यहाँ पर भी 990 के कारण जो है OBC को इंटरव्यू मिला है, यहाँ भी लाभ ले लिया। यदि सपोज कर लीजिए कि यदि प्री में दोनों के कट ऑफ अंक सेम होते हैं और यहाँ भी लाभ ले लेता है तो फाइनल जो कट ऑफ मार्क्स बनेगा उसमें यदि BC के किसी अभ्यर्थी का मार्क्स यदि सपोज कर लेते हैं जनरल से ज़्यादा हो जाता है यानी 1100 से ज़्यादा होकर के अब वो फाइनल मार्क्स जो है 1200 या 1250 या 1100 जो भी हो इतने होगा, यदि वो टॉपर भी बनता है तब भी वह अपनी कैटेगरी में ही रहेगा। इसके समझने का यही मतलब हुआ। तो इसको और थोड़ा विस्तार देखते हैं, चाहे इसको ये देखते हैं इसमें यह प्रावधान क्यों लागू किया गया है इसको समझते हैं। तो ये देखते हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपने स्तर से निर्णय नहीं लिया। ये निर्णय जो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा अपने स्तर से नहीं लिया है, बल्कि हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में आयोग ने बदलाव किया है। जो सचिव हैं यूपीपीएससी के जगदीश, उनका यह कहना है कि हाईकोर्ट के अनुपालन में यह निर्णय लिया गया है, आयोग अपने स्तर से निर्णय नहीं लिया है। इसमें कानूनी प्रावधान क्या है, चूंकि हाईकोर्ट का निर्णय है तो इसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसको बदलाया जा सकता है, रोक लगाया जा सकता है, या फिर इसको जो है पूर्व की प्रक्रिया में यथावत रखा जा सकता है। क्योंकि अपने देश में देखें तो अपने देश में कानून सर्वोपरि है, कानून से बड़ा कोई नहीं है, संविधान से बड़ा कोई नहीं है। तो यहाँ पर देखते हैं कि जो है विस्तृत रूप से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी यूपीपीएससी की
पीसीएस समेत अन्य सभी परीक्षाओं के अंतिम चयन परिणाम में अनारक्षित वर्ग यानी जनरल में आरक्षित वर्ग की ओवरलैपिंग नहीं हो सकेगी। किसी भी स्तर पर आरक्षण का लाभ लेने वाले अभ्यर्थी को उसकी अपनी श्रेणी में चयनित माना जाएगा, यानी चयनित किया जाएगा। अनारक्षित के बराबर या अधिक कट ऑफ अंक होने के बावजूद आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी की अनारक्षित वर्ग में ओवरलैपिंग नहीं कराई जाएगी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की बैठक में निर्णय लिया गया कि जिस किसी परीक्षा में प्रारंभिक परीक्षा, ध्यान देना अब यहाँ प्रमुख है कि जिस किसी परीक्षा में प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, साक्षात्कार और स्क्रीनिंग परीक्षाएं, जैसे कि अभी यूपीपीएससी की अपर पीटी एग्जाम के बारे में देखें, जो कि अपर पीटी एग्जाम अभी 2024 कराई जानी है, तो इसमें ये तीनों परीक्षाएं शामिल है, प्रारंभिक, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार होगा। यूपीपीएससी ARO जो इसका एग्जाम 2023 है, जिसकी पीटी एग्जाम्स और मुख्य एग्जाम होंगे, यानी इसमें जो होगा ARO में प्रारंभिक परीक्षा ली जाएगी और मुख्य परीक्षाएं ली जाएंगी और उसमें जो है टाइपिंग होगा। ARO के लिए टाइपिंग रहेगा, ARO के लिए टाइपिंग नहीं, मुख्य परीक्षा के आधार पर उनका अंतिम चयन परिणाम घोषित किया जाएगा। तो जिसमें तीनों परीक्षाएं यानी प्रारंभिक होगी, मुख्य परीक्षा होगी और साक्षात्कार होगा और स्क्रीनिंग परीक्षाएं शामिल है। वहाँ किसी भी स्तर पर, अब ध्यान देना यहाँ पर, किसी भी स्तर, यहाँ कर दिया किसी भी स्तर पर अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC, अनुसूचित जाति SC, अनुसूचित जनजाति ST और EWS ये तीनों वर्गों का लाभ लेने की स्थिति में संबंधित अभ्यर्थी को उसी की श्रेणी में चयनित किया जाएगा, भले ही अंतिम चयन परिणाम में उसका कट ऑफ अनारक्षित वर्ग के बराबर या अधिक हो। इस व्यवस्था में स्क्रीनिंग परीक्षा को भी शामिल किया गया। ऐसे में आयोग का निर्णय सीधी भर्ती पर भी लागू होगा, यानी सीधी भर्ती पर भी व्यवस्था लागू होगी। अन्य पिछड़ा वर्ग है, इसको 102वें संविधान संशोधन 102वां संविधान संशोधन 2018 में किया गया है, यानी 102वां संविधान संशोधन जो अधिनियम किया गया, 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 में किया गया। इसमें नया अनुच्छेद 338B जोड़ा गया है और इसमें क्या प्रावधान किया गया कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। इसके तहत जो कि 1993 में संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया था, यानी OBC जो बना था वह 1993 में संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया था। पिछड़े वर्गों के संबंध में अपने कार्यों से राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को राहत दी गई। राज्य या संघ राज्य के संबंध में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को निर्दिष्ट करने के राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया। और इसमें ध्यान देना 103वां जस्ट जो है वो EWS से है। 103वां जो संविधान संशोधन ये 2019 में किया गया, जस्ट साल भर बाद किया गया। और 103वें संविधान संशोधन में, और यह अनुच्छेद 15 का अपवाद है, अनुच्छेद 15 का अपवाद के अंतर्गत 103वां संविधान संशोधन लाया गया। और इसमें देखें तो 103वें संविधान संशोधन जो EWS से है, इसमें क्या प्रावधान किया गया, नागरिकों को किसी भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की उन्नति के लिए कोई विशेष प्रावधान करने के लिए राज्य को सशक्त करता है, 103वां संविधान संशोधन। इसके बाद राज्य को किसी निजी शिक्षण संस्थानों में शैक्षणिक संस्थानों सहित शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए इस तरह के वर्गों के लिए 10% आरक्षण, यानी ध्यान देना है 10% सीटों के आरक्षण का प्रावधान करने की अनुमति देता है, चाहे वह सहायता प्राप्त हो, राज्य द्वारा सहायता प्राप्त न हो। अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों की अपेक्षा, यानी अल्पसंख्यक को छोड़ करके 10% का यह आरक्षण मौजूदा आरक्षण के अतिरिक्त होगा, यानी जो मौजूदा आरक्षण, यानी उससे पूर्व में आरक्षण OBC का था, SC का था, ST का था, तो इनके लिए जो 27% आरक्षण और 8% और इस तरह से जो भी आरक्षण का प्रावधान इनके लिए, इसके अलावा इनको छोड़कर जो 10% इनको देने की बात कही गई। इसमें कहा गया राज्यों को ऐसे वर्गों के पक्ष में 10% नियुक्तियों या पदों के आरक्षण का प्रावधान करने की अनुमति दी गई है। 10% का आरक्षण मौजूदा आरक्षण के अतिरिक्त होगा। इसके बाद 104वां संविधान संशोधन किया जाता है। यह 104वां संविधान संशोधन जो है 2020 में किया जाता है, यानी क्रमशः देखें 2018 में है वह 102वां, 2019 में 103वां, यानी 102वां OBC से संबंधित, 103वां जो है वह EWS से, और उसके बाद साल भर बाद 104वां संविधान संशोधन किया जाता है और यह जो है SC ST और एग्लो इंडियन के रिमूव से संबंधित है। 104वां संविधान संशोधन जो है यह जो SC ST के रिजर्वेशन को एक्सटेंड करने के लिए किया गया, यानी इनका जो रिजर्वेशन था उसको एक्सटेंड कर दिया गया और इसमें एग्लो इंडियन को लोकसभा और स्टेट असेंबली से निकाल दिया गया और यह अमेंडमेंट 334 आर्टिकल, यानी इसमें 334 में संशोधन करके बनाया गया है कि यदि कोई वर्ग जैसे OBC अपने वर्ग यानी OBC में फॉर्म फिलअप करता है, यानी अपनी श्रेणी OBC दिखाता है और सीटों की संख्या OBC की 1 है, सपोज कर लेते हैं 1 है, तो मेंस के लिए यानी PT वो दिया तो मेंस के लिए क्वालिफाई यदि 1 सीट उसमें है तो उसका 15 गुना बुलाया जाएगा। सपोज कर लेते हैं 15 गुना बुलाया जाता है, हालांकि यही प्रावधान है। तो मेंस में कितने जाएंगे, 15 कैंडिडेट जाएंगे। अब 15 कैंडिडेट गए, अब इसके बाद जो है यहाँ से इंटरव्यू के लिए जो बुलाए जाएंगे वह 3 गुना बुलाए जाएंगे पद का। तो पद कितने अब हैं, 1 है, इसका 3 गुना मतलब 15 में से अब 3, यानी 3 व्यक्ति जाएंगे। इस 3 में से चयन कितने का होना है, 1 का होना है। अब इसमें यह है कि यदि ये तीनों व्यक्ति ही यदि यह जनरल के मार्क्स के बराबर लेकर जाते हैं तो इनका चयन जो होगा, ये तीनों ही जनरल श्रेणी में चले जाएंगे, तो 1 सीट रिक्त हो जाएगी OBC के लिए, तो क्या चौथा व्यक्ति आ जाएगा इसमें। और यदि उससे नीचे
यदि उससे नीचे की कटाव को लिया जाता है, जैसे कि ओबीसी है, तो उसके लिए वह व्यक्तियों की संख्या बढ़ जाएगी, यानी यहाँ ये प्रावधान है। और इसमें समझने का प्रयास करें तो यह है कि यहाँ पर कोई रिजर्वेशन नहीं है, यानी आप यदि अपने श्रेणी में डालते हैं तो जितनी सीट, यानी सीट उसमें जितनी रहेगी उसके 15 गुना में ही आपको क्वालिफाई कराया जाएगा। तो यहाँ एक बहुत बड़ी विडंबना हो जाती है कि सीट के रूप में यदि आरक्षण है तब तो जिनको आरक्षण है वो उसी रूप में आएंगे और यहाँ बहुत बड़े नुकसान को उठाना पड़ सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं, जैसे यहाँ देखें तो यह खंड शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2019 का कट ऑफ यहाँ दिया गया है। इसमें देखें तो अनरचित वर्ग जिसको जनरल कहा जाता है तो वो 137 गया है। ईडब्ल्यूएस का देखें तो बहुत ज़्यादा, यानी इससे जनरल से बहुत ज़्यादा 152 गया है, और अन्य पिछड़ा वर्ग को देखें तो इससे भी ज़्यादा यानी 165 गया है। अब यहाँ यह है कि जनरल जो है यानी इन वर्गों के लिए सीटों की संख्या कम थी और उसी अनुपात में इनके अभ्यर्थियों को बुलाया गया, तो यहाँ पर जो है कट ऑफ बढ़ गए, और जनरल की जो है सीटों की संख्या ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर कट ऑफ ज़्यादा हुआ। तो यहाँ जो है भारी नुकसान उठाने की स्थिति में अभ्यर्थी हो सकते हैं यदि सीटों की संख्या कम है अपनी श्रेणी में है तो। जो हमारे प्रिय व्यूअर हैं उन्होंने कहा कि यह जो प्रावधान है क्या आरओ आरओ में भी लागू होगा, तो हाँ यह आरओ आरओ में भी लागू होगा, क्योंकि यह यूपीएससी के लिए है। यूपीएससी की किसी भी परीक्षा यानी स्क्रीनिंग सहित जितनी भी परीक्षाएं आयोग कराएगा, यानी यूपीपीएससी कराएगा, वे सभी जितनी परीक्षाएं सभी इसमें लागू होंगी। अन्य आयोग जैसे कि इसको देखें तो यूपीएससी या शिक्षा चयन आयोग, ये अभी इसको लागू नहीं किए हैं, लेकिन भविष्य में कर सकते हैं क्योंकि यह सरकार का निर्णय नहीं आयोग का निर्णय है। और यदि ऐसा भी आयोग नहीं करते हैं तो यह कोर्ट की अवमानना के तहत माना जा सकता है और लोग यानी जो व्यक्ति हैं कैंडिडेट हैं ये सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। इसलिए इससे राहत केवल सुप्रीम कोर्ट द्वारा ही न्यायिक प्रक्रियाओं के द्वारा दी जा सकती है या फिर संवैधानिक संशोधन के द्वारा सरकार द्वारा इसमें व्यवस्था की जा सकती है। हालांकि उसकी भी समीक्षा सुप्रीम कोर्ट द्वारा करने के बाद ही इसको पूर्ण रूप से लागू किया जा सकता है। तो इसमें काफ़ी कानूनी दावपेच आजमाए जा सकते हैं या अभी बाकी हैं। हालांकि यह प्रक्रिया जो लागू की गई है यह यानी अभी हमने इसकी शंका और समाधान को समझने का प्रयास किया और इसके समाधान के लिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं। तो इसमें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जो विज्ञापन निकाला गया था 2024 की परीक्षा के लिए, जिसकी परीक्षा हालांकि प्रस्तावित है 27 अक्टूबर को, लेकिन आज ही पेपर के माध्यम से यह जानकारी आई है कि परीक्षा टल सकती है और यह दिसंबर में जा सकती है, क्योंकि आयोग को यदि उपयुक्त या पर्याप्त परीक्षा केंद्र नहीं मिले तो परीक्षा टल सकती है, ऐसी संभावना है या प्रबल संभावना है। तो इसमें देखते हैं सम्मिलित राज्य प्रवर्तन अधीन सेवा यानी पीसीएस परीक्षा 2024 जो थी, जिसकी ऑनलाइन आवेदन 1 जनवरी 2024 से और सारी प्रक्रियाएं दी गई। तो इसमें क्या है, यानी इसके फार्म में किसी भी स्तर पर आरक्षण, यानी जो आरक्षण की बात है वो कहाँ पर किस स्तर पर आरक्षण जो है आयोग दे रहा है और किस आधार पर दे रहा है। तो देखें तो इसमें सबसे पहले तो आरक्षण की प्रक्रिया यहीं से शुरू हो जाती है, यानी आवेदन शुल्क से ही वो आरक्षण देने की प्रक्रिया शुरू कर दे रहा है। अनारक्षित आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग तो आरक्षण में नहीं है तीनों, यानी यहाँ पर समान शुल्क है, लेकिन अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दिव्यांगजन, भूतपूर्व सैनिक, स्वतंत्रता सेनानी और महिला कुशल खिलाड़ी इत्यादि के लिए यह इसमें है। हालांकि यह बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है क्योंकि आर्थिक रूप से यह है, लेकिन ये भी एक स्तर पर दिया जा रहा है छूट। कैसे देता है आयोग आरक्षण की प्रक्रिया क्या अपने विज्ञापन में निकाला, तो आरक्षण को समझते हैं। तो उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जातियों, उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जनजातियों, उत्तर प्रदेश के पिछड़े वर्गों, उत्तर प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण विद्यमान शासकीय नियमों के अनुसार दिया जाएगा। इसी प्रकार क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत वाली श्रेणियों, यानी इसमें क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत जो श्रेणियां जिसमें यथा उत्तर प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित महिला अभ्यर्थियों, उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व सैनिकों, उत्तर प्रदेश के समाज के दिव्यांग अभ्यर्थियों, उत्तर प्रदेश के उत्कृष्ट खिलाड़ियों को भी विद्यमान शासकीय नियमों के अनुसार रिक्तियां बनाने पर आरक्षण अनुमन्य होगा। दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए शासन द्वारा अधिसूचित चिन्हित किए गए पदों पर रिक्तियां बनाने पर आरक्षण अनुमन्य होगा। ये आरक्षण का प्रावधान मौजूदा रूप में है लोक सेवा आयोग में। इसके बाद ये नीचे नोट में और कुछ जानकारी दी गई है, इसको देखा जा सकता है। आपात कमीशन प्राप्त अल्पकालिक कमीशन प्राप्त अधिकारियों की पात्रता शर्तें केवल आयु में छूट के लिए यह प्रावधान आयोग कर रहा है। इस तरह की छूट इस स्तर में नहीं मानी जाएगी क्योंकि शैक्षणिक अर्हता में इस तरह की छूट नहीं है, वो सभी के लिए समान है। हालांकि विशिष्ट जो पद हैं उसमें विशिष्ट अर्हताएं अवश्य शामिल हैं। दंड में भी शारीरिक जो मापदंड है इसमें भी यह कुछ हद तक इसमें छूट दे रहा है। तो शारीरिक मापदंड के अंतर्गत यह जो उपलब्ध छूट है इसको देख सकते हैं कि कहाँ पर छूट है। अनुसूचित जातियों के लिए छूट है और इसके बाद केवल महिला अभ्यर्थियों के लिए और अनुसूचित जातियों के लिए और यह इसमें छूट दिया है। इसके बाद जिला कमांडेंट के रूप में देखें, यानी जिला कमांडेंट होमगार्ड हैं, इनके रूप में छूट को देखें तो पुरुष अभ्यर्थियों में किसी पुरुष अभ्यर्थी सभी के लिए समान है, महिला अभ्यर्थी के लिए यहाँ पर छूट का प्रावधान है और यह स्थिति में छूट दिया। इसके बाद अधीक्षक कारागार जो जेलर हैं उनके लिए स्थिति है। इसके बाद आबकारी निरीक्षक के लिए भी पुरुषों के लिए सभी समान है, चाहे किसी वर्ग के, महिलाओं के लिए इसमें थोड़ी छूट है। उप कारागार डिप्टी जेलर हैं उनके लिए भी स्थिति बन रही है छूट के लिए। छूट पर चलते हैं, वह है आयु सीमा में छूट। इसको समझते हैं कैसे है, यानी इसमें किसी भी स्तर पर छूट की बात चल रही है तो आयु सीमा में छूट लेता है व्यक्ति, यानी ओबीसी का हो, एससी का हो, एसटी का हो
और ईडब्ल्यूएस के लिए अभी आयुष सीमा में छूट नहीं दी जा रही है। हालांकि इस वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार मांग करें आयुष सीमा में छूट के लिए, तो यहाँ पर जो जिन वर्गों को छूट है उनके लिए इस स्तर पर यदि छूट मिलती है तो क्या वे भी इस श्रेणी में आएंगे, अर्थात आयोग के नए नियमावली के अंतर्गत आएंगे, ये भी एक महत्वपूर्ण प्रावधान हो जाएगा। यानी इसमें देखें, अभ्यर्थियों को 1 जुलाई 2024 21 वर्ष की आयु अवश्य पूरी करनी चाहिए और उन्हें 40 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए, अर्थात उनका जन्म 2 जुलाई 1984 से पूर्व तथा 1 जुलाई 2003 के बाद का नहीं होना चाहिए। दिव्यांगजन हेतु अधिकतम आयु सीमा 55 वर्ष है, अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई 1969 के पूर्व का नहीं होना चाहिए। अधिकतम आयु में छूट की क्या प्रावधान इसमें है? तो छूट के प्रावधान के अंतर देखें तो उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति, उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जनजाति, उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों, उत्तर प्रदेश के वर्गीकृत खेलों के कुशल खिलाड़ियों, उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य कर्मचारियों, उत्तर प्रदेश विशिष्ट शिक्षा परिषद शिक्षण कर्मचारियों, उत्तर प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों कर्मचारियों के अधिकतम आयु सीमा 5 वर्ष की छूट। यानी यहाँ पर भी आरक्षण का लाभ ले रहा है व्यक्ति, इसलिए यह भी यदि टॉपर बनने की स्थिति में रहेगा या टॉप करने की स्थिति में बनेगा तो आयोग के नए नियमावली के अंतर्गत यह भी अपनी श्रेणी में ही होगा, अर्थात उसका जन्म 2 जुलाई 1989 पूर्व का नहीं होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के समाज के दिव्यांग अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु सीमा 15 वर्ष होगी। उत्तर प्रदेश के आपात कमीशन प्राप्त अधिकारियों, अल्पकालिक कमीशन प्राप्त अधिकारियों, भूतपूर्व सैनिकों के लिए अधिकतम आयु सीमा में सेना यानी अधिकतम आयु सीमा में सेना में दी गई सेवा अवधि प्लस 3 वर्ष के बराबर छूट अनुमन्य है। यानी इस तरह के छूट आयोग जो है किस स्तर पर, और यह जो छूट का प्रावधान है यह आयु सीमा में छूट का प्रावधान आयोग की सभी परीक्षाओं में लागू है। और साथ ही देखें तो जो यह छूट की स्थिति है यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस स्तर पर छूट लेते हैं। और हमने देखा कि आयोग किस स्तर पर कहाँ छूट दे रहा है। एक जहाँ पर शारीरिक मानदंड की आवश्यकता है वहाँ पर छूट है, एक जो है आर्थिक रूप से छूट की बात है, एक आयु सीमा में छूट है। इसके बाद जो पीटी मेंस इंटरव्यू या स्क्रीनिंग परीक्षा सीधी भर्ती कराता है वहाँ पर छूट का प्रावधान यदि है तो इन सबों में ये सब लागू होने की प्रबल संभावना बनती है, वह स्पष्टीकरण होना आवश्यक है। यानी अभी हमने देखा था कि जो अनिवार्य मेंस में जो अनिवार्य विषय हैं सारे ही अनिवार्य हैं 8 पेपर में। सामान्य हिंदी देखें तो 150 मार्क्स है, निबंध 150 मार्क्स का, और ये जो 6 जो जीएस के पेपर हैं अब यानी 2023 से चेंज कर दिया गया, यानी इसमें जीएस 4 और 6 जो है यूपी स्पेशल हैं ये सारे ही 200 मार्क्स के हैं, तो ये 1200 के हो गए और ये 300 का 1500 और 100 नंबर का इसमें इंटरव्यू है, यानी 100 नंबर का इंटरव्यू 1600 मार्क्स के जो है यह पेपर है मेंस का। और पीटी एग्जाम जो है उसको देखें तो पीटी एग्जाम जो है आपका 200 मार्क्स का जो है वह जीएस है, जीएस फर्स्ट है, और 200 मार्क्स के ही आपके जीएस सेकेंड हैं। और इसमें प्रश्नों की संख्या 150 है, इसमें प्रश्नों की संख्या 100 है, और जीएस सेकेंड मात्र क्वालिफाई यानी इसमें 33% मार्क लाना होता है। तो ये प्रावधान रहा। इसमें हालांकि सिलेबस को देख सकते हैं, विस्तृत रूप से सिलेबस दिया गया, यानी पीटी का सिलेबस यह है, पीटी जीएस फर्स्ट और जीएस सेकेंड के इसको सिलेबस को यहाँ से हम देख सकते हैं। तो आई होप इसमें जो भी समस्याएं रही होंगी उसका समाधान करने का हमने प्रयास किया है, और इसको उचित और समुचित ढंग से इसको समझते हुए अपनी सोच को सार्थक रखते हुए इसको आप समझ सकते हैं या समझने का प्रयास कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।